आज व्यू 360 में क्या इंतखाबात के बाद बनने वाली नई हुकूमत पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुनासिब माहौल पैदा कर सकेगी, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इस साल का आगाज भी पाकिस्तान में महंगाई की ऊंची सतह से हुआ है। मुल्क के इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक साल के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह 43% रही। दूसरी तरफ नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक सिर्फ एक साल के दौरान मुल्क के कर्जों में तकरीबन 12,500 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे का बोझ अपनी जगह, हुकूमत के मुल्क के अंदर बैंकों से लिए गए कर्जे इस्लामाबाद के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अगर सरमायाकारी की बात करें तो कुछ वर्ष पहले पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि चीन के सीपैक मंसूबों से मुल्की मईशत तरक्की करेगी, लेकिन अभी तक ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। गुज़िश्ता बरस बनने वाली स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का रुकन होने के नाते फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर बैरूनी सरमायाकारी के हुसूल के लिए कई ममालिक के दौरे भी कर चुके हैं। इन दौरों के क्या नताइज निकलेंगे, शायद ये कहना कबल वक्त है। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अमरीकी दिलचस्पी की सूरत हाल क्या है, और क्या इंतखाबात के बाद बनने वाली नई हुकूमत ऐसे इक़दाम कर पाएगी जिनसे आवाम को फौरी रिलीफ मिलने के साथ मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की राह भी हमवार हो। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से जारी की गई हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए इस साल मुआशी तरक्की की शरह 2% रखी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में साल 2023 में अफरात ज़र की शरह 39% तक पहुँचने पर भी तशवीश का इज़हार किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में पाकिस्तान पर भारी बैरूनी कर्जों का भी जिक्र है, जो कि 2023 में मुल्क की मजमूई पैदावार का 36.5% बनता है। हुकूमती कर्जों की शरह 89% तक पहुँच चुकी है, जिससे मुल्क को शदीद माली दुश्वारियों का सामना है। 2024 की आलमी इक़्तिसादी रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ मुआशी चैलेंजेस की पेशगोई की गई है, जिनमें सबसे नुमायाँ मुल्क में अफरात ज़र की और करेंसी की कदर अफरात ज़र में इजाफा, करेंसी की कदर में कमी और कर्जों की बुलंद सतह है। पिछले माह यानी दिसंबर में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 29% से ज़्यादा रही। मुल्क में आम इंतखाबात से पहले सियासी जमातें महंगाई को कम करने के दावे तो कर रही हैं, लेकिन माहिरीन समझते हैं कि महंगाई में कमी के लिए आइंदा आने वाली हुकूमत को सख्त फैसले करना होंगे। सित्रा डार की रिपोर्ट। पाकिस्तान में दिसंबर के इख्तिताम पर महंगाई की शरह 29% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जो कि नवंबर की शरह से ज़्यादा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माह मुल्क में बिजली, गैस, अशिया खुदनोश और हाउसिंग की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में फरवरी में आम इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि नई आने वाली हुकूमत मार्च तक इक़्तिदार संभाल लेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाली हुकूमत महंगाई को कम करने में कामयाब होगी? हमने यही सवाल कुछ शहरियों से पूछा तो उनका कुछ यूँ कहना था। पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि वो ओवरऑल पूरे दुनिया में ही सूरत हाल ऐसी जैसी है ना, तो उसमें लगता नहीं। और फिर जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, जो हालात हैं, ख़ासतौर पर सियासी मामलात हैं, तो उसमें हमें तो नहीं लगता कि महंगाई को कम कर सकेगा। महंगाई सबसे बड़ा मसला है। अगर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन जब वो कम होती है तो किराए कम नहीं करते। ये भी हमारे लोगों की एक मसला है। दूध की कीमतें बढ़ रही है, ज़ाहिर बच्चे घर में दूध तो पियेंगे ना, और हमारी पैसे जो है उतने ही उतने हैं, शौहर हो या खुद कोई जॉब कर रही हो। इस वक्त सबसे महंगा मेरी नज़र में एक तो हमारी एजुकेशन है, दूसरा हमारा फ्यूल। अगर इन दो चीज़ों में हमें थोड़ा सा भी रिलीफ मिल जाए तो हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आटा, चीनी, दूध, हर चीज़ महंगी दालें। अब कम तनख्वाह में लोग कैसे गुजारा करें? जो शादीशुदा है वो भी नहीं कर सकता, जो किराए पे रह रहा है वो भी नहीं कर सकता। अब किस तरह करें आप बताएं? महंगाई को कम होना चाहिए, जो भी आए हुकूमत, लेकिन ये महंगाई पे कंट्रोल करे। उसको ये रोड रास्ता या गुर्बत या आटा, घी, चीनी वगैरह इनका रेट कम करना चाहिए, ताकि मज़दूर तबका जो है वो अपने बीवी बच्चों के साथ पेट भर के खाना खा ले, खुशहाली के साथ रह सके। यही उम्मीद रखते हैं। बस अल्लाह खैर करे, कोई ऐसा अच्छा लीडर आए, हुक्मरान आए, जो भी आए अपने पेट की ना सोचे, गरीबों की भी सोचे। माहिरीन का ख्याल है कि नई हुकूमत को आने वाले वक्त में मुआशी मैदान में बड़े चैलेंजेस का सामना होगा, जिसके लिए हुकूमत को कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि आप एक और IMF प्रोग्राम नेगोशिएट करें, और उसके लिए जाहिर सी बात है IMF सबसे पहले कहते हैं कि अपने हाउस को ऑर्डर में लाया जाए। उसके लिए सारी ये
फिस्कल साइड है, मॉनेटरी साइड है, एक्सचेंज रेट है, सबको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। और उसके ऑब्वियसली जब आप ये चीज़ें मैनेज करते हैं, रिजल्टेंट के तौर पे आपकी महंगाई भी नीचे आना शुरू होती है। पेट्रोलियम सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने। उसके अलावा फूड प्राइसेस थे, अगर हम देखें फूड प्राइसेस में कहाँ टमाटर और ये जितनी बेसिक आइटम्स थे, गंदम हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। एक वक्त में कहाँ उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। आपके जो बाकी अशिया, दूध की कीमतें, मतलब हर वो आइटम जो एक आम हाउस होल्ड में होता है, उन सब की कीमतें जिस लिहाज से पिछले साल बढ़ी हैं, हमने उसमें थोड़ी सी रफ्तार में एक ठहराव देखा है। जो चीज़ इस जितनी बड़ी है उतने से फिर कम भी हो, उस चीज़ को उस जगह पे या उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। मुल्क इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है पिछले कुछ अरसे से। जो भी हुकूमत आए एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ आए, और उसके साथ आते ही ऑब्वियसली कुछ टफ़ डिसीशंस लेने हैं। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि IMF भी है। जितने टफ़ डिसीशंस पिछले कुछ अरसे में लिए, स्पेशली इस केयर टेकर सेटअप में, वो ज़रूरी थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अंदाजा है कि रवा माली साल में मुल्क में महंगाई की शरह में 20 से 22% रहने की तवक्का है, लेकिन इस वक्त महंगाई की शरह 30% के करीब है। आने वाले वक्त में महंगाई में कमी इसी सूरत में मुमकिन है जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी वाक़ हो। महंगाई के अलावा पाकिस्तान का एक और इंतहाई अहम मसला मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का है। बैरूनी कर्जों में चीन के कर्जों के हवाले से मुख्तलिफ हलकों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। अमरीकी यूनिवर्सिटी विलियम एंड मैरी के रिसर्च इदारे ए डेटा की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान को 21 सालों में 68 अरब डॉलर से ज़्यादा के फंड्स दिए हैं, जिसमें 98% कर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में चीन से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद साकिब से। आपने ये तो सुन रखा होगा कि पाकिस्तान पर कर्जों का कुल हुजूम 125 अरब डॉलर के लगभग है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने चीन का कितना कर्जा चुकाना है? 68 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 68 अरब डॉलर से भी ज्यादा, जो पाकिस्तान के मजमूई कर्जों का 50% से भी जायद है। इसमें से 67 बिलियन डॉलर्स की रकम वो है जिसकी वापसी की जिम्मेदारी खुद हुकूमत पाकिस्तान ने उठा रखी है। अमरीकी तहकीकाती इदारे ए डेटा की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को सन 2000 से 2021 के दरमियान चीन से मजमूई तौर पर 70 अरब डॉलर्स की रकम मिली। इसमें सबसे ज्यादा रकम तवानाई के शोबे में 40%, बजट सपोर्ट के लिए 13% और 14% रकम ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए मिली। इस अरसे में पाकिस्तान तवानाई के शोबे में चीन से एशिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क रहा है, जबकि ट्रांसपोर्ट और सी पैक के लिए हाईवेज, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के शोबे में पाकिस्तान चीन से कर्ज हासिल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रहा है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में चीन से सबसे ज्यादा 36 अरब डॉलर्स का कर्ज हासिल किया। इसके बाद तहरीक इंसाफ के दौर में 19 अरब डॉलर्स, जबकि नून लीग की हुकूमत से पहले पीपल्स पार्टी के दौर में 10 अरब डॉलर्स और परवेज मुशर्रफ के दौर में भी 4.1 अरब डॉलर्स का कर्जा चीन से हासिल किया गया। एक साल में सबसे ज्यादा कर्ज साल 2017 में लिया गया, जो तकरीबन 14 अरब डॉलर्स था, लेकिन 2018 में नई हुकूमत के वजूद में आने के बाद कर्ज लेने में बतदरीज कमी देखने में आई और फिर पाकिस्तान को ज्यादातर कर्ज बजट खसारों को पूरा करने के लिए दिया जाता रहा। इस डेटा से इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान को चीन से मिलने वाली रकम में 98% कर्ज है, जबकि सिर्फ 2% ग्रांट यानी इमदाद है। बहुत से लोग समझते हैं कि चीन की जानिब से दिया गया ये कर्जा एक जाल यानी डेट ट्रैप है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक को फंसा दिया गया है। लेकिन कई माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है, बल्कि ये हुकूमत की खुद की मिसमैनेजमेंट और बैड पॉलिसी डिसीजंस का नतीजा है। फिर ये डेट ट्रैप नहीं होगा। डेट ट्रैप इस वजह से बना है क्योंकि हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं। हमने सी पैक को एज अ होल नहीं देखा, हमने उसका फेज़ 2 जो है उस पर बिल्कुल काम नहीं किया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी, और इसी वजह से आज जो हमने इन्वेस्टमेंट आई थी डॉलर्स में, आज जब उसका प्रॉफिट वापस जाना है तो हमें दुश्वारियाँ हो रही हैं। क्या हमसे ज्यादा भी चीन ने किसी और मुल्क को कर्जा दे रखा है? तो इसका जवाब है हाँ, रूस और वेनेजुएला, जिन्होंने बिल तरतीब 169 अरब डॉलर और 112 अरब डॉलर्स के लगभग रकम चीन से ले रखी है। साल 2014 से 2021 यानी सिर्फ 7 साल का रिकॉर्ड बताता है कि चीन ने दुनिया के गरीब ममालिक को मजमूई तौर पर 680 अरब डॉलर्स और अमेरिका ने 319 अरब डॉलर्स फराहम किए। आखिरी बात, रिपोर्ट ये भी बताती है कि वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान में अवामी राय, मीडिया में जज्बात और अशराफिया में चीन के लिए मस्बत राय में इजाफा देखा गया है।
इसकी बुनियादी वजह यह है कि चीन की जानिब से पाकिस्तान में तवक्को से ज्यादा पैसा खर्च किया गया। लेकिन सवाल यह है कि बतौर कर्ज ली गई ये रकम चीन को वापस कब और कैसे की जाएगी, और क्या इस रकम से पाकिस्तान के शहरियों को भी मतलूबा फवाइद हासिल हो पाएंगे। अमेरिका पाकिस्तान की बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। गुज़िश्ता साल भी तकरीबन $8.5 अरब की पाकिस्तानी मसनूआत अमेरिका भिजवाई गई। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए भी मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं। वाशिंगटन से अक्सर हम सीपैक के मनसूबों में शफाफियत की कमी की वजह से तनकीद तो सुनते आए हैं, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान में सीपैक के मद्दे मुकाबिल कोई सरमायाकारी का इरादा रखता है? अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के पाकिस्तान डेस्क से वलीद हाशमी आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। वलीद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो पाकिस्तान में किन शोबों में सरमायाकारी हो रही है अमेरिकी सरमायाकारों की तरफ से, और कोई अब तक हमारे पास बड़ा नंबर आया सामने? बहुत शुक्रिया आपका असद। देखें, 80 से ज़्यादा अमेरिकी कंपनीज़ पाकिस्तान में अभी काम कर रही हैं, जो 120,000 से ज़्यादा लाखों अफराद को एम्प्लॉय करती हैं मुख्तलिफ़ शोबों में। तवानाई, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, टेक्सटाइल्स, फाइनेंस, फूड एंड बेवरेज, लॉजिस्टिक्स। और अगर हम सरमायाकारी के नंबर्स देखें तो 2022 में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका की $250 मिलियन तकरीबन थी, और 2019 से अमेरिका के सरमायाकार उन्होंने $1.5 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की अनाउंसमेंट्स की चुकी हैं, जिनमें चंद साल काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर्स थे बुनियादी तौर पे स्टार्टअप स्पेस में और एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस में। लेकिन अमेरिका में जब एक तनकीद होती है, और ख़ास तौर पे अमेरिकी महकमा ख़ारजा की तरफ से भी ये कहा गया कि किस तरह के चीन के जो मंसूबे हैं उनकी शफाफियत के हवाले से बात की गई, और उसके साथ साथ ये भी बात हुई कि चीन के पैरेलल या सीपैक के पैरेलल एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म खड़ा करने की या इन्वेस्टमेंट लेके जाने की। आपने जो नंबर बताया वो $68 बिलियन के अगेंस्ट अगर हम पाकिस्तानी मासेस को बताते हैं कि दिस इज़ द नंबर फ्रॉम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, और ये अमेरिकी इन्वेस्टमेंट का नंबर है, तो क्या कंपैरिजन बनता है उसका? देखिए, पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों के साथ जिन पे मैं नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के जो माशी ताल्लुकात हैं उनमें से, जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया था, बहुत अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड है और पैटर्न है इन्वेस्टमेंट्स का, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जिसको देखते हैं। हम अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ बहुत प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया में, और हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान में तरक्की होती है तो जनूबी एशिया में भी तरक्की होती है और अमेरिका में भी तरक्की होती है। 20% पाकिस्तानी एक्सपोर्ट अमेरिका जाते हैं। सबसे बड़ा तिजारत का पार्टनर तकरीबन अमेरिका है पाकिस्तान का। तो हम जानते हैं कि, और सरमायाकार भी ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटी है, एक स्किल्ड और यंग वर्क फोर्स है, ग्रोथ प्रोफाइल और प्रॉमिसिंग मार्केट लग रहा है। अगर जो इस पैटर्न पे हम चलते रहें स्टेप्स और रिफॉर्म्स के साथ, हम समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत आगे निकल सकता है। तो कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिसमें अमेरिकी सरमायाकार इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में? सेक्टर्स का बहुत ब्रॉड स्कोप है, और अमेरिकी सरमायाकार बहुत कोशिश और मेहनत कर रहे हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में जाने के लिए, और हम चाहते हैं कि और कंपनीज़ सरमायाकारी करें, पाकिस्तान में कारोबार खोलें, लोगों को एम्प्लॉय करें। लेकिन चंद मसले मिसाइल हैं जो बहुत लाजमी है उनको हल करना। अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेता है, अगर सरमायाकारों को अच्छा ट्रीट करता है, अगर बिज़नेस क्लाइमेट को ज़्यादा इम्प्रूव करता है, तो पाकिस्तान आसमान तक पहुंच सकता है, और उम्मीद है कि पहुंचेगा। तो बुनियादी तौर पे हम बहुत कोशिश और मेहनत कर रहे हैं और कोऑपरेशन कर रहे हैं पाकिस्तान के जो टेक्नोक्रेट्स हैं तजारत के ऊपर, जिनसे हमारी गुफ्तगू और पॉलिसीज़ की बात होती हैं कि तजारत और सरमायाकारी और बढ़े। पिछले साल अमेरिका और पाकिस्तान ने अपनी हाई लेवल ट्रेड टॉक्स की थी इधर वाशिंगटन में। ये पहली दफ़ा 7 साल में इस लेवल तक ये ट्रेड टॉक्स हुई थी एट द मिनिस्टर लेवल, जिसको हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहते हैं, टीफा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, क्योंकि इसने हमें अलाउ किया कि हम पाकिस्तान के साथ जो मार्केट एक्सेस के मसले हैं, ट्रेड बैरियर्स के मसले हैं, वुमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो बहुत लाजमी है, उन सारों चीज़ों के ऊपर हम मिल के बैठ के बातचीत करें, पॉलिसीज़ ऐसी डेवलप करें जो अमरीकी सरमायाकारों और मुख्तलिफ बिजनेस को और तजारत में जिसमें और इजाफा आए। तो बड़ी चैलेंजेस कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस अमरीकी सरमायाकारों की तरफ से कहाँ फेस किए जाते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान का जो मार्केट है वो
दूसरे मुल्कों जैसा भी है, जिस हद तक मार्केट एक्सेस और ट्रेड बैरियर्स के बहुत बड़े मसले हैं। अगर मैं एक सरमायाकार हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ, एक स्टेबल और सिक्योर मार्केट में काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरे प्रॉफिट रिपेट्रिएशन हो सकें, जिसमें रेड टेप कम हो। तो इस तरह के मसले जिनके मैंने जिक्र किया और जिनके हमने टीफा में बहुत डिस्कशन किया और आगे भी कर रहे हैं हर साल, इनमें ज़्यादा तवज्जो है। तो क्या ये सब कुछ, इससे पहले पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात में सिक्योरिटी का एलिमेंट काफ़ी नुमाया रहा। अब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये मईशत पे स्विच कर रहा है, ये मईशत पे स्विच करने का आपका इरादा है, तो क्या ये सीपैक के पैरेलल किया जा रहा है? देखिए, अमरीकी पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात में हम समझते हैं कि एक नया दौर शुरू हुआ है और उसका नाम है US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क। 2022 के फ्लड्स के बाद जो अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क को अनाउंस किया था, जिसके बाद भी अमेरिका ने $200 मिलियन से ज़्यादा कमिट किए थे फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन और रिकवरी में, दवाई, खाना, रिलीफ आइटम्स। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट असिस्टेंट ट्रैक रहा है। लेकिन इसके साथ भी ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क में 3 शोबे बहुत लाजमी हैं जिनके ऊपर हम तवज्जो और बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो हैं ज़राअत, पानी और तवानाई, क्योंकि ये जो शोबे हैं किसी भी माशरे और माईशत को कामयाब होने के लिए इन शोबों को सिक्योर और स्टेबल होना चाहिए। मैं भी आपको पानी का एक एग्जांपल देता हूँ। चंद हफ्ते पहले मैं पाकिस्तान गया था एक वाटर सिक्योरिटी डेलीगेशन के साथ, जिसके दौरान हमने एक फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम पाकिस्तानी हुकूमत को पेश किया था, डेमो किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है पोटेंशियल लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का। पानी के ऊपर हम बहुत दूसरे भी बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मसलन मंगला डैम, तरबला डैम, कीटू वीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे रिफर्बिशमेंट और रिकन्स्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो इंशाल्लाह इसी साल ही ख़त्म होगा। तो जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म होंगे, इन डैम्स की लाइफ स्पैन बढ़ेगी और लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे इसकी एक्सेस टू क्लीन वाटर के और वाटर सिक्योरिटी के। और उससे कनेक्टेड ये है कि 340 मेगावाट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी का भी इजाफा होगा। अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान के शहरों में बड़ा मसला धुंध का चला, एयर क्वालिटी और स्मॉग, बिल्कुल स्मॉग का बहुत मसला अभी चल रहा है। अमरीकी साइंसदान और माहिरीन पाकिस्तानी साइंसदान और माहिरीन के साथ इस पॉलिसी के ऊपर बहुत नज़दीक तौर से काम कर रहे हैं। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिसर्च और डेवलपमेंट का सपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत का इरादा है कि 2030 तक 30% रोड्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। तो हम इस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका उस प्रोजेक्ट में सपोर्ट करना चाह रहा है पाकिस्तान को? बिल्कुल, क्योंकि आगे वाली नस्लों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्मॉग और एयर क्वालिटी में बड़े सीरियस हेल्थ रिस्क्स हैं, एनर्जी सेक्टर में बहुत हैं, तो माईशत को सक्सीड करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट तो इसका रोल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वलीद हाशमी, आज आप हमारे साथ थे और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी के हवाले से आपसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। थैंक यू सो मच। पाकिस्तानी मईशत और बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक मज़ीद बात करते हैं हमारे मईशत डॉक्टर साकिर बज़ावी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर बज़ावी, पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी ख़ास तौर पर सीपैक के तहत मंसूबे, अमरीकी सरमायाकारी की जो बात हो रही है, इसके मुकाबले में ये एक बड़ा नंबर है दोनों ममालिक की जब हम सरमायाकारी की बात करते हैं। तो इनके नज़रियात या पॉलिसी में बुनियादी फ़र्क है क्या? शुक्रिया असद। देखें, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि सीपैक जो है वो एक चाइनीज़ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें, और ये उनका जो BRI इनिशिएटिव है उसका ये फ्लैगशिप है। इसका मुकाबला अमेरिकन इन्वेस्टमेंट से करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करती, वो थोड़ी सी सपोर्ट देती है। जिस तरह भी आपके पहले जो मेहमान थे उन्होंने बताया है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट यूजुअली होती है प्राइवेट सेक्टर से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम है। और उसकी वजूहात कई हैं जो इन साहब ने भी बयान की हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, टेररिज्म है, इलेक्शन खड़े हैं, उसकी अनसर्टेनिटी है। तो ये कोई कंपैरिजन जो है ये मीनिंगफुल नहीं है। इसके मुकाबले में जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो शुरू हुई थी कोई $46 बिलियन से, और अब लोगों का अंदाज़ा ये है कि वो ऑलमोस्ट 67 से 70 बिलियन तक पहुंच चुकी है। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन जो है ये मेरे ख्याल में ज़्यादा सूदमंद नहीं है। ये देखा जा सकता है कि सीपैक
कि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस हद तक अचीव हुए हैं और कैसे अचीव होंगे। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक़ है, हुकूमत से हुकूमत के जो रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत नुमाया है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा इंटरेस्ट स्ट्रेटेजिकली नहीं ले रहा। तो जैसे वो एक अलग से चैप्टर उसको देखने की ज़रूरत है। सो अमेरिका ने IMF के कर्ज लेने के लिए, IMF से जब कर्ज पाकिस्तान का जो बेल आउट पैकेज था उस हवाले से काफ़ी हद तक पाकिस्तान की मदद की, बैकडोर और डिप्लोमेसी भी उस हवाले से बात होती रही। जबकि चीन जो है वो भी बेल आउट पैकेजेस देता है पाकिस्तान को, लेकिन चीनी कर्ज को तो डेट ट्रैप कहा जाता है। पाकिस्तान के मजमूई कर्ज को देखते हुए क्या ये राय बनती नज़र आती है आपको, दुरुस्त लगती है ये? देखिए, इसमें कुछ हकीकत है, क्योंकि ओवर टाइम ये हुआ है क्योंकि दूसरे मुल्कों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कम शुरू कर दी, तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे, तो उन्होंने जो चाइना ने उनको इन्वेस्टमेंट्स ऑफ़र की वो लेनी शुरू कर दी। वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो रिलेटेड हैं कर्ज़ों से। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के फॉरेन डेट में इस वक्त सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का है। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान डेट ट्रैप में जा रहा है या नहीं जा रहा है, देखिए वो एक अपनी इन इट्स ओन राइट एक यूजफुल डिस्कशन है, लेकिन अमेरिका इस वक्त बेसिकली ये चाह रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस थ्रू दीज BRI प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कम हो। जहाँ तक IMF का ताल्लुक़ है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो IMF से फंडिंग मिलेगी उससे चाइनीज़ लोन्स बेल आउट नहीं होंगे। तो वहाँ तक अमेरिका ने अपनी बात जो है वो मनवाई, और ये होना भी चाहिए कि ये नहीं हो कि IMF से आप पैसे कर्ज लेके चीन को वापस करें। तो इंतखाबात के बाद जो नई हुकूमत आएगी, आपको उससे क्या तवक्कुआत होंगी? क्या आने वाली हुकूमत मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम ला पाएगी? देखें, ख्वाहिश और हकीकत में ज़रा फ़र्क होता है। ख्वाहिश तो यही है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए विद क्लियर कट मैनिफेस्टो और जो फोकस करे कम्प्लीटली ऑन पाकिस्तान इकनॉमिक रिहेबिलिटेशन। इस वक्त पाकिस्तान जो है, ये जो IMF का कर्जा मिला हुआ है स्टैंड बाय अरेंजमेंट में, असद ये बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट को रोकने के लिए दिया गया है। इससे ये उम्मीद करना कि ये पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक ग्रोथ क्रिएट कर देगा, ये उस कर्जे का हिस्सा नहीं है, उस प्रोग्राम का ये हिस्सा नहीं होता। उस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान की जो एक सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाए। तो ये नई गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो अच्छी क्वालिटी के लोग लाएं जो इन मसाइल को समझें। और ये पहले भी आपके एक मेहमान ने जिक्र किया, खातून ने, और बिल्कुल सही किया कि बहुत से पाकिस्तान डिफ़िकल्ट डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस को अवॉइड करता रहा है। शायद वो अब जो है वो हर एक का मानना है कि वो लेने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, लास्ट में मेरे पास कोई 1 मिनट है, क्विकली चाहूँगा कि हमसाया ममालिक की निस्बत अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी बहुत कम होती है, तो क्या पाकिस्तान की अपनी मुआशी पॉलिसियाँ ज़िम्मेदार हैं इसमें, और SIFC जो बनाया गया इसी मकसद के लिए बनाया गया, वो कोई कामयाब होता नज़र आता है? देखें, वो एक यानी इट इज़ बेटर दैन नॉट हैविंग एनीथिंग। आपने ये बहुत अच्छी मिसाल दी। 2 मुल्क ले लें, फॉर एग्जांपल इंडिया और बांग्लादेश। उसमें फॉरेन इन्वेस्टर इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ टू सम डिग्री पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और उनको प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें लैक कर रही हैं, इसलिए इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान नहीं जा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब रज़ावी, आप हमारे साथ थे, और जिस तरह से पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से आज हमने फोकस रखा उस पर आप हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर, खुदा हाफ़िज़। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और X और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।